नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सियासत एक ऐसी तलब है जो गाहे बगाहे उठ ही जाती है, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, कभी लिंचिंग होते इंसान के नाम पर। यूं समझिए कि सियासत हमारी सियासी जमातों की जिंदगी की जरूरत है। यही जरूरत अक्सर बयान की शक्ल में सामने आ जाती है। मोहन भागवत के बयान पर भी सियासी हंगामा बरपा हुआ है। पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तराजू भागवत के बयान को तोल रहे हैं और अपने अपने नफे और नुकसान के हिसाब से मुंह खोल रहे हैं। इसीलिए इस पूरी राजनीति का सार यही कहता है कि सबका डीएनए सियासी है। भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। डीएनए की खोज करने वाले जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी खोज पर सत्ता के लिए भोज होगा। ये भोज कब होगा, ये सियासी सूरमा खुद तय करते हैं। सीधी सीधी तो तारीख नहीं मालूम, लेकिन जब चुनाव आता है डीएनए मुद्दा बन जाता है। तो यूपी चुनाव से पहले डीएनए फिर चर्चा में है। इस बार संघ प्रमुख का बयान है कि सबका डीएनए एक है, वो हिंदू है या मुसलमान है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। मोहन भागवत मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रमों में मुस्लिमों के बीच में थे और उन्हें मालूम था कि चुनावी राजनीति में मुसलमान एक ऐसे तिलिस्म की तरह है जिसके दम पर चुनावी विजय सुनिश्चित की जा सकती है। लिहाजा मोहन भागवत ने वो सब कहा जो मुसलमानों के चेहरे पर खुशियां ला दे। यहीं पर मोहन भागवत ने धर्म के नाम पर किए जाने वाले पाप को पवित्र बताकर पर्देदारी करने वालों के पाखंड को खंड खंड कर दिया। हमारे ही भारत माता के पुत्र, हमारे ही संस्कृति के विरासतदार और हमारे ही पूर्वजों के वंशज, खून के अपने भाई मुसलमान साथ क्यों नहीं चल सकते भाई? वो कैसे अलग हो गए? लेकिन इन सब पृष्ठभूमियों के कारण एक अलगाव और अविश्वास पैदा हुआ है। उसकी दूरी हमको काटते समय समाज के मन से ये सारा हटाना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। अरे मोहन भागवत ने वाजिब बात ही बोली थी, लेकिन राजनीति में सिर्फ वाजिब होना ही सब कुछ नहीं है, वजनदार होने का भी यहाँ अपना अलग अर्थ है। और इसे परिभाषित किया मोहन भागवत ने ये कहकर, दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं हैं क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं। अब कोई रूठे तो रूठे, कोई छूटे तो छूटे, कोई छटपटाए तो छटपटाए, लेकिन भागवत के बयान ने चुनावी राजनीति की पतीली में खौलती इच्छाओं को उबाल दे दिया। वो वैसे उबलते हुए आए। उन्होंने ट्वीट किया, आरएसएस के भागवत ने लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी। इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्ट पनाही हासिल है। कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है।
भागवत के बयान से विपक्षी बेचैनियां बोलने लगी। यही भाजपा संघ और विश्व हिंदू परिषद, अरे मोहन भागवत जी आप ही के चेले चपाटे हैं जो इस देश में दंगे कराते हैं। मोहन भागवत जी ने मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मोहन भागवत जी जिन निर्दोष मुसलमानों के साथ बर्ताव आपकी भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया है, नरेंद्र मोदी जी नंबर 1, योगी आदित्यनाथ नंबर 2, इनके खिलाफ आप क्या बात करेंगे? मोहन भागवत के बयान को विपक्षी नेताओं ने सीने से लगा लिया। अमूमन खामोशी के खंभों के पीछे रहने वाली मायावती भी सामने आ गई। भारत में सभी धर्मों के लोगों का डीएनए एक होने व भीड़ हिंसा हिंदुत्व के खिलाफ आदि होने की जो बात कही गई है वह किसी के भी गले के नीचे से आसानी से नहीं उतरने वाली है। हम हमेशा से मॉब लिंचिंग के खिलाफ रहे हैं। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। हिंदुस्तान संविधान और कानून से चलता है और संविधान और कानून को बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। हिंदुस्तान में जाति धर्म की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति होनी चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़े। माननीयों की टोली चाहे जो बोली बोले, लेकिन भागवत का बयान मुस्लिम धर्म गुरुओं को जच गया। देश के अंदर सबको एक होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमारा डीएनए, हम सब एक ही हैं। बिल्कुल सही बात यही है कि हमारे सबके धर्म अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी जातियां अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, लेकिन हम सबसे पहले इंसान हैं। दूसरा, भारत में रहते हैं तो भारतीय हैं। अब बयान पर पसंद और नापसंद वालों के अपने अपने हिस्से हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हिंदू मुसलमान का नारा बुलंद हो चुका है। वैसे भी सिंहासन हासिल करने के लिए सियासी सूरमा बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सिंहासन बचाए रखने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। आज तक ब्यूरो। डीएनए की खोज करने वाले वैज्ञानिकों ने कभी सोचा नहीं होगा कि डीएनए का राजनीति की दुनिया में इस कदर इस्तेमाल होगा। मगर अब जब हम कह रहे हैं कि सबका सियासी डीएनए एक ही है, तो इसे यूं ही नहीं कह रहे। इसी सियासी डीएनए की एक खबर धर्मांतरण से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का एक सिरा जांच एजेंसियों ने खोजा तो कड़ियां जुड़ती हुई चली गई। आप भी देखिए कि धर्म के नाम पर होने वाले अधर्म के सबसे बड़े सियासी डीएनए का खेल क्या कहता है। लॉज है उसमें भी मुकदमा जो है वो पंजीकृत किया गया है। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करके उसको जेल भेजा जा रहा है। एक जालसाज जो खुद की असल पहचान छिपाता है, एक जालसाज जो दुनिया को अपना अलग चेहरा दिखाता है, एक जालसाज जो झूठ की इबारत से लव जिहाद जैसे जुर्म को अंजाम देता है। वो जालसाज अब उत्तर प्रदेश पुलिस के शिकंजे में आ गया है। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि कैसे ये शख्स चमक दमक और रसूख का ताना बाना बुनता है और फिर इसी की आड़ में एक महिला को लव जिहाद जैसे जुर्म का शिकार बना देता है। उत्तर प्रदेश के आगरा में लव जिहाद का हाई प्रोफाइल केस आने के बाद हर कोई हैरान है। पहले आरोपी ने महिला को अपना नाम आरिफ हाशमी की बजाय आदित्य आर्य बताया और फिर उसे अपने जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन को मजबूर कर दिया। एक महिला द्वारा तहरीर दी गई थी कि किसी व्यक्ति ने उनके साथ आरिफ नाम का जो व्यक्ति है उसने न कोई आदित्य आर्य नाम के व्यक्ति के रूप में पहचान उनसे करवाई की थी और उसमें न जो है उनके साथ शादी भी की थी और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी जो है वो कब्ज़ा कर रहा था। उनकी तहरीर के ऊपर काम न करते हुए मुकदमा पहले तो पंजीकृत किया गया है। व्यक्ति जो है जिसका नाम आरिफ है उसको कब्जे में लिया गया है। बागपत की ये महिला भी धर्म के नाम पर ऐसे धोखे का शिकार हुई है। पहले से शादीशुदा शख्स ने महिला से दूसरी शादी की और फिर उसे मार पीट कर उसका धर्म बदलवा दिया। जुल्म से तंग आकर महिला पुलिस के पास पहुंची तो पूरी साजिश का खुलासा हुआ। उसकी शादी 8 वर्ष पूर्व हुई थी। पति द्वारा उसका मतांतरण भी करा दिया गया था। पीड़िता का 3 वर्ष का एक बच्चा भी है। पिछले कुछ महीनों से उसके पति द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा था।
इस तहरीर पर थाना बागपत पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसके पति को जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार जबरन धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेता ऐसे आरोपियों पर सख्त एक्शन की बात कर रहे हैं। वहीं विपक्ष बीजेपी पर धर्मांतरण के नाम पर नफरत फैलाने का आरोप लगा रहा है। सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत इसकी आड़ में इसे जबरन हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाना तथा पूरे मुस्लिम समाज को शक की नज़रों से देखना ये कतई भी उचित नहीं है और बीएसपी फिर इसका डटकर विरोध भी करेगी, क्योंकि इससे दोनों धर्मों के लोगों में आपसी नफरत पैदा होगा, जो ये देश हित में ठीक नहीं है। इसके पीछे हमें इनका राजनीतिक स्वार्थ कुछ ज़्यादा नजर आता है। जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी यही हमारा आधार रहा है राजनीति करने का। ये कह रहे हैं मुसलमानों में डर पैदा किया गया है, इससे वोटों के लिए। नहीं, वो तो अपना पोलराइजेशन करने वाले डर पैदा करते हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो अथवा जिस विचारधारा को हम लोग मानने वाले हैं उस पर वो लोग कभी इस प्रकार की बात नहीं करते। धर्मांतरण अथवा कोई जब अन्य कोई यदि प्रश्न होगा तो कानून के दायरे में कोई भी यदि आएगा तो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी जाति पंथ और मजहब का मानने वाला क्यों न हो। बीते दिनों यूपी एटीएस ने प्रदेश में धर्मांतरण के बड़े रैकेट का खुलासा किया था, जिसके तार प्रदेश के कई जिलों में फैले हैं। ऐसे में आशंका है कि कहीं धर्मांतरण के लगातार आ रहे मामले के पीछे इसी नेटवर्क का तो कोई हाथ नहीं है। आज तक ब्यूरो। हमने कहा ना, सबका डीएनए सियासी है। इसी कड़ी में आगे आइए, जिस गोमती रिवर फ्रंट की तस्वीरें दिखाकर अखिलेश यादव ने नारा दिया था, काम बोलता है। जिस गोमती रिवर फ्रंट पर वो अपनी पीठ थपथपाते थकते नहीं थे, उसी गोमती रिवर फ्रंट को बनाने में भ्रष्टाचार का भयानक मामला सामने आ गया है। अब सीबीआई यूपी के कई शहरों में छापेमारी कर रही है और विपक्ष कह रहा है कि इस छापेमारी का डीएनए सियासी है। लखनऊ का गोमती रिवर फ्रंट, जिसे अखिलेश अपनी बड़ी उपलब्धि बताते नहीं थकते। जिस रिवर फ्रंट की चमक को अखिलेश यूपी के विकास के पैमाने की तरफ प्रचारित और प्रसारित करते हैं, उसी गोमती के किनारे की सजावट में करप्शन का ऐसा बंदरबाट का आरोप लगा कि मामला सीबीआई जांच तक पहुंच गया। शुक्रवार को न्यायिक जांच रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने रिवर फ्रंट घोटाले में नई एफआईआर दर्ज की और फिर शुरू हुआ ताबड़तोड़ छापेमारी का दौर। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, आगरा समेत यूपी के 42 शहरों में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की और दस्तावेज खंगाल कर जानने की कोशिश की कि करप्शन के इस खेल में कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं। सीबीआई की नई एफआईआर में कुल 189 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें अधिकारियों के साथ साथ बड़े ठेकेदारों के नाम भी शामिल हैं। आरोप है कि घोटालों के इस खेल के लिए हर नियम को ताक पर रख दिया गया। लगातार सीबीआई की टीम रिवर फ्रंट घोटाले में 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ऋषु कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इस कंपनी को नियमों को दरकिनार करते हुए जो नियम बनाए गए थे रिवर फ्रंट के निर्माण में, उसको दरकिनार करते हुए इसको ठेका दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि जो टेंडर की प्रक्रिया अपनाई गई थी इस पूरे रिवर फ्रंट के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, उसमें ई टेंडरिंग नहीं की गई थी। बिना टेंडरिंग कराए ही कंपनियों को काम अलॉट कर दिया गया और उसका नतीजा था कि पूरे प्रोजेक्ट का करीब 90% बजट खर्च हो गया, लेकिन प्रोजेक्ट 40% भी पूरा नहीं हुआ। दरअसल अखिलेश यादव की सरकार के दौरान गोमती रिवर फ्रंट का काम शुरू हुआ। तब इस प्रोजेक्ट की लागत 1513 करोड़ रुपए थी, लेकिन 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने के बाद भी प्रोजेक्ट का 40% काम ही पूरा हो सका। 2017 में योगी सत्ता में आए तो सरकार ने रिवर फ्रंट घोटाले की जांच शुरू कर दी और अब सीबीआई इस घोटाले की कड़ियां जोड़ने के लिए फिर से एक्शन में है। घोटाले की जांच की जद में बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल के भाई का नाम भी आया है। गोरखपुर में सीबीआई की टीम ने उनके घर भी कागजात खंगाले। सीबीआई के अधिकारी अभी इस छापेमारी को लेकर कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन यूपी के चुनावी माहौल में सीबीआई के इस एक्शन पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज जब आप हारते हो तो रोते हो,
बहाने ढूंढते हो। आज आप चोरी करते हो तो आप रोते हो, उसको चुनाव से जोड़ते हो। कहीं धर्मांतरण का केस सामने आता है तो उसको चुनाव से जोड़ते हो। तो आप चाहते कि हर चीज चुनाव से जोड़ते हो। मगर सरकार, गलती आप करो और उसके लिए सजा जब देने की बात आती है तो आप रोने लगते हो और चुनाव से जोड़ते हो। मतलब चोरी भी और सीना जोरी भी। बीजेपी के विरोधी भी सीबीआई की इस कार्रवाई को राजनीति के चश्मे से ही देख रहे हैं और इसी बहाने सरकार की मंशा पर सवाल भी उठा रहे हैं। सीबीआई क्यों नहीं मंदिर वाले पे जांच करती है? सीबीआई क्यों नहीं जांच करती है जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है? मर्द अगर है बीजेपी के लोग, 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला निकाल दें, 68,500 का करा दें। बादा में कृषि विभाग में 13 में 11 ठाकुर का हुआ, उसकी सीबीआई जांच करा दें। ये खाली डेरवा के वोट लेने के लिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद जब योगी ने गोमती रिवर फ्रंट वाले मामले में जांच के आदेश दिए थे, उस पर खूब सियासी हल्ला हुआ था और अब चुनाव से पहले इन छापेमारी पर नया संग्राम छिड़ना तय है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा और संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात महाराष्ट्र के सियासी डीएनए की। अभी कल की ही बात है, बीजेपी की ओर से कहा गया कि शिवसेना उनके दुश्मन नहीं है। शिवसेना की ओर से भी कहा गया कि बीजेपी से उनका बैर नहीं है। लेकिन आज तस्वीर बदल गई। महाराष्ट्र विधानसभा में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ और बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अब खुद ही सोचिए कि सबका डीएनए सियासी है या नहीं। देखिए, हम क्या भारत पाकिस्तान है? हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है। नहीं, मिलना जुलना होता है, बातचीत होती है, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं पॉलिटिकली। और फडणवीस साहब का भी यही कहना है, राजनीति में अगर रास्ते अलग होते हैं, आप देखो आमिर खान और किरण राव, रास्ते अलग हो गए लेकिन दोस्त थे। क्या गजब की उपमा दी और क्या गजब की दोस्ती की दुहाई दी संजय राउत ने। इस दोस्ती के गुणगान के चंद घंटों के बाद ही महाराष्ट्र की विधानसभा में वो हो गया जिसने बीजेपी के विधायकों का दिल दरका दिया, क्योंकि 2 दिवसीय मानसून सत्र में ओबीसी के मसले पर हंगामा हुआ। आरोप लगा कि स्पीकर से बीजेपी के विधायकों ने बदसलूकी की और बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इस सस्पेंशन के बाद जब सदन से बीजेपी के विधायक बाहर निकले तो उनकी जुबान से अंगारे निकल रहे थे। शर्म आ जाए, ऐसे नए तालिबानी ये शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग हैं। इनका स्वरूप नया तालिबानी इस प्रकार से ही किया जा सकता है। इस प्रकार से ये लोग महाराष्ट्र में कारोबार करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी ने अगाड़ी सरकार को तालिबानी सरकार कहा, किसी ने कहा कि हिटलर शाही चल रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र की आवाज दबाने का काम इस सरकार ने किया है। 100% ये हिटलर शाही है। उद्धव ठाकरे जी और पवार सरकार की हिटलर शाही है। सारा फसाद हुआ था ओबीसी आरक्षण को लेकर। ओबीसी आरक्षण का समर्थन करते हुए विधायकों ने नारेबाजी की थी। यही उनका एक षड्यंत्र है। वास्तविक ओबीसी और वीजेएनटी का विषय बहुत बड़ा है महाराष्ट्र में, और हमने उनको कहा कि इस विषय पे हमें बोलने दो। जब वो लोग बोलने नहीं दे रहे थे हमको, तब हमने आग्रह किया, आखिर हमारे मतदारों का ये कहना है कि ओबीसी वीजेएनटी के बारे में बात करो, और हमने वो मांगा। इन्होंने सिर्फ हमारी आवाज दबाने की कोशिश की। अपने विधायकों के सस्पेंशन पर पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस भी भड़क उठे। हमारे 12 विधायकों को सस्पेंड किया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ओबीसी के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 12 क्या, पूरे 106 एमएलए अगर हमारे सस्पेंड कर दिए तब भी हम लोग लड़ते रहेंगे। अभी एक दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस शिवसेना के साथ दोस्ती का राग गा रहे थे, लेकिन एक दिन बाद ही हालात ऐसे बिगड़े कि हंगामा मच गया। सच ही कहा गया है कि राजनीति में ना तो कोई सर्वकालिक दोस्त होता है, ना सर्वकालिक दुश्मन। सियासी बसातों में कब कौन सी चाल चल दी जाए और कब कौन किस पर भारी हो जाए, कहना मुश्किल है। फिलहाल बीजेपी विधायकों के निलंबन के बाद शिवसेना और बीजेपी में एक बार फिर तनातनी बढ़ गई है। आज तक ब्यूरो। सियासी डीएनए है
अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से बदलता रहता है। आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपको देंगे। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में ममता बनर्जी ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करने की मांग की है ताकि लोगों को तत्काल राहत दिया जा सके। उनकी चिट्ठी में किन किन बातों का जिक्र किया गया है जल्दी से आपको दिखा देते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि 100 के आंकड़े को पार कर चुकी हैं। 4 मई 2021 के बाद से आपकी सरकार ने 8 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाया है। जून महीने में 6 बार और एक हफ्ते में 4 बार दाम बढ़ाए गए हैं। यह चौंकाने वाला है। इस बढ़ोतरी से आम आदमी परेशान है। अगर केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटा दे तो इससे लोगों को राहत मिल सकती है। 4 मई का जिक्र ममता बनर्जी की ओर से इसलिए किया गया क्योंकि 4 मई को ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ली थी। इस पूरे मामले में आगे क्या होगा देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। इसी के साथ शंखनाद में ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे लालू पावा, हमारी खास पेशकश जरूर देखिएगा। देखते रहिए आज तक।